हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेंसेस की सीरीज के चौथी वीडियो में। जी हाँ, मैं टेंस मास्टरी की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं 12 टेंस को एकदम आसानी से जीरो लेवल से सबको सिखाने वाला हूँ। और टेंसेस की सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली उन वीडियोस को भी देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले अभी के टाइम पे आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में 100% क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर से देखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस शोज कंप्लीट एक्शन इन पास्ट। जी हाँ, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई वाक्य अगर आपके सामने दिया हो तो उस वाक्य में अगर काम का पूरा होना पास्ट टाइम में दिखाया जाए, मतलब कि जो आपका काम है उस सेंटेंस में जो काम दिया होगा वो पिछले बीते हुए समय में पूरा हो चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे बनाए जाते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ट्रिक्स जान लेते हैं ना। तो ट्रिक आपका बस इतना सा है कि आपके सेंटेंसेस के लास्ट में ये वर्ड्स दिए होंगे। कौन कौन से वर्ड्स? एस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, पास्ट टाइम या डेट। मतलब कि यस्टरडे बीते हुए कल को बताता है, एगो मतलब होता है पहले, लास्ट ईयर पिछला साल या किसी भी पिछले समय की बात हो, पास्ट टाइम की बात हो। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि पास्ट टाइम या कोई भी पास्ट डेट हो। अगर इंग्लिश के सेंटेंसेस में ये सब वर्ड्स आपको लास्ट में दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाया गया हुआ इंग्लिश सेंटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि फिलअप्स में क्वेश्चन आते हैं, आपको सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब फिलअप करना होता है तो आप सोचते हो कि कौन से फॉर्म हम वर्ब का यूज करेंगे, और ये आप तभी कर पाओगे अच्छे से जब आपको ये पहचानना आएगा कि वो इंग्लिश का सेंटेंस किस टेंस में है ना। तो इंग्लिश के सेंटेंसेस में लास्ट में अगर आपको यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर या पास्ट टाइम और डेट, कोई भी पिछला समय या डेट दिया हो तो आप समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। हिंदी के वाक्य की पहचान क्या होगी? हिंदी के वाक्य देखो मैंने लिखा हुआ है, उसने खाना खा लिया। यहाँ पे खाना खाने का काम पास्ट में पूरा हो चुका है ना, उसने खाना खा लिया। मैं फुटबॉल खेला, मतलब फुटबॉल खेलने का काम पास्ट में हो चुका है, बीते हुए टाइम में हो चुका है। मैं फुटबॉल खेला। तीसरा एग्जाम्पल, उसने कल मुझे मारा। तो उसने मुझे कल मार दिया है ना, ये पास्ट की बात है, बीते हुए समय की बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 3 की पॉइंट्स और 5 स्ट्रक्चर समझने, बाकी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से हल कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखते हैं। पहला की पॉइंट क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसके हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, साधारण वाक्य बनाओगे, ठीक है, तो आप मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। सेकंड फॉर्म मतलब जैसे कि अगर जाना वर्ब है, मैं स्कूल गया, तो जाना वर्ब है गो, तो गो का आप गो नहीं यूज करोगे, गो गलत हो जाएगा, वेंट सही होगा, वेंट का यूज करोगे, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। वैसे अगर खेलना वर्ब है वाक्य में, जैसे कि मैं कल फुटबॉल खेला, ठीक है, तो पास्ट टाइम में काम हो चुका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? प्ले। लेकिन आप प्ले यूज करोगे नहीं, अरे जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले नहीं यूज होगी, सेकंड फॉर्म प्लेड यूज होगी। ये बात ध्यान है ना। तो गो की जगह पे वेंट यूज करोगे, प्ले की जगह पे प्लेड यूज करोगे। वैसे ही जो भी वर्ब होगी उस सेंटेंस में, साधारण वाक्य में ध्यान देना, सिर्फ साधारण वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य है तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आंख बंद करके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है ना। अब दूसरा की पॉइंट देखते हैं, डिड। डिड क्या होती है? डिड होती है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है ना। बस ये ध्यान देना कि डिड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्यों में ही हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। हाँ, सब्जेक्ट कोई सा भी होगा चलेगा, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आराम से डिड का इस्तेमाल करना। ध्यान देना, डिड का इस्तेमाल सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, साधारण वाक्य में डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरा की पॉइंट, मतलब अगर आप सेंटेंस में डिड का यूज करते हो और करोगे ही, क्योंकि अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बना रहे हो तो आपको अभी भी आपने देखा की पॉइंट में कि आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल तो करना ही करना है। तो डिड के बाद जब आप मेन वर्ब कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। ध्यान देना, ये नहीं कि आप यहाँ पे रख लिए मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म, बस वही करे जा रहे हैं, नहीं। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा, लेकिन जब भी सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 5 स्ट्रक्चर समझने वाले हैं ना। सबसे पहले हम पहला स्ट्रक्चर समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है ना, जिसमें काम का होना प्रकट होता है। ऐसे वाक्य जिसमें काम का होना दिखाई दे, है ना, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है।
स्ट्रक्चर क्या होगा अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको पता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस को बना रहे हो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है ना। बस ध्यान देना कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या बस ध्यान देना कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर सब्जेक्ट आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको की पॉइंट में बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते समय ध्यान देना कि हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड दिया है लिख देना है ना। अब हम नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में भी यही है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना पड़ता है। कोई भी टेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है, चाहे कोई भी टेंस हो, आप स्ट्रक्चर रटो मत, समझो कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ना। तो सबसे पहले ध्यान दो कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या आई हो, मैंने आपको की पॉइंट में बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपको डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जरूर करना है। तो आप डिड इस्तेमाल करोगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का लगाना बहुत जरूरी है आपको। उसके बाद विवन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान देना मैंने बताया आपको कि अगर कहीं भी डिड का यूज हो गया है ना किसी भी सेंटेंस में, तो उसके बाद जब मेन वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म है ना। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख देते हो है ना। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं ना। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इस समय नीचे एक हिंदी वाक्य दिखाई दे रहा होगा है ना। वो हिंदी वाक्य है, मैंने पिछली रात पार्टी का आनंद लिया या मैंने पिछली रात पार्टी इंजॉय करी। अब बताओ यहाँ पे पार्टी का एंजॉय करना पिछली रात में है, लास्ट नाइट में, ये बीते हुए समय की बात है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। अब आप ध्यान से देखो कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले ध्यान दिया करो कोई भी सेंटेंस का अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करो तो सबसे पहले दो चीज पे बिल्कुल ध्यान दिया करो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखा करो और वर्ब है ना। सब्जेक्ट देखो सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी वाक्य में कोई काम जो दिया रहा होता है उस काम को करने वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, उस वाक्य का करता। यहाँ पे पार्टी को एंजॉय करना काम, और एंजॉय करना किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट आई के द्वारा, मैं के द्वारा है ना। सबसे पहले आपको पता ही है कि अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना भाई, पार्टी लास्ट नाइट एंजॉय की है उसने है ना, काम का होना दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है बिल्कुल। तो आप बताओ एंजॉयड होगा, एंजॉय होगा, बिल्कुल एंजॉय नहीं होगा, वर्ब यहाँ पे एंजॉयड सही होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो भाई एंजॉय क्या किया, पार्टी, तो पार्टी लिख लिया। उसके बाद जो अदर वर्ड बचा लास्ट नाइट पिछली रात, हमने वो लिख दिया। और मैं आपको बताया भी था अगर आपको ध्यान हो शुरू में इस वीडियो के कि अगर लास्ट नाइट ये जो वर्ड है सेंटेंस के लास्ट में दिया हो तो समझ जाना ये पास्ट टाइम की बात हो रही होती है, वहां पे पिछले समय की बात हो रही थी, बीते हुए समय की बात हो रही होती है। और ऐसे वाक्य किस टेंस के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के है ना। देखो होता क्या है कि आपके एग्जाम में फिलिप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे इंग्लिश का वाक्य दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे, अब वहां पे तो आप ध्यान से देखोगे कि सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज हुआ है, तो कोई ना कोई ऐसा पास्ट का टाइम जरूर दिया होगा जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा ना, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट नाइट दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंजॉयड इस्तेमाल करनी है ना। तो आप दोनों तरह से, चाहे वो अगर आपसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने पे जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है 4-5 नंबर में, तो आप वहां पे भी इस टेंस का इस्तेमाल करके वाक्य बना सकते हो इंग्लिश के। या तो फिलिप्स में भी क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप इस तरह से जो मैंने ट्रिक अभी बताई समझ देंगे कि जो लास्ट में वर्ड दिए होते हैं यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट है ना, उनके भी सही पहचान से आप बता सकते हो कि किस टेंस का वाक्य, और फिलिप्स में जो सुटेबल वर्ब का फॉर्म होगा वो आप यूज कर सकते हो। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस का है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वो सेंटेंस है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे नीचे भी वो वाक्य दिख रहा होगा कि मैंने गलती नहीं की है ना, मैंने गलती नहीं की। यहाँ पे आप ध्यान दो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई है ना। आई किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है ना। सेंटेंस में ध्यान देना जिसके बारे में बात होती है वो भी सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आई के बारे में बात हो रही है, आई सब्जेक्ट है क्योंकि गलती ना करने का पता चल रहा है आपको इस वाक्य से, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या यूज करते हैं भैया, हेल्पिंग वर्ब डिड, तो हमने डिड का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आपको नॉट लिखना ही लिखना, एकदम स्ट्रक्चर के हिसाब से, चलो हमने नॉट लिख लिया। अब आप बताओ, कभी आपने देखा होगा की पॉइंट्स में भी देखा होगा, स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ है कि अगर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो गया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो अगर मैंने डिड यूज कर लिया तो आगे मेक का यूज करूंगा या मेड का यूज करूंगा, आप खुद बताओ। यहाँ पे वर्ब है मेक है ना, गलती करने के लिए मेक अ मिस्टेक ये फ्रेज यूज होता है ना। यहाँ पे मेक जो है वर्ब है, तो मेक ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, कौन सा यूज करेंगे, डिड के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और मेक सही होगा, यहाँ पे मेड गलत हो जाएगा, मेक वर्ब यूज होगा यहाँ पे। और आगे जो अदर वर्ड है फ्रेज का, अ मिस्टेक, आई डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, मैंने गलती नहीं की। अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, है ना।
तो ध्यान दो, सबसे पहले आप एक बात समझो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो चाहे किसी भी टेंस में हो, हर टेंस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस वो बनाते ही हो। तो ये ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी टेंस हो, दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH वर्ड टाइप। ओके, यस नो क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर यस नो टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य है तो आप ऐसे प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में भी दे सकते हो, सिंपली हाँ या ना में, यस और नो, इसलिए नाम भी पड़ा यस नो टाइप। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या रोहन कल स्कूल गया? ठीक है, मान लो कि आपके भाई का नाम रोहन है और मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ क्या वो कल स्कूल गया, तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि हाँ या ना, है ना। तो आप यस या नो में भी जवाब दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और हिंदी वाक्य से आप कैसे पहचानोगे, ध्यान देना, हिंदी का अगर वाक्य है, अगर वो यस नो टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वाक्य के शुरू में ही प्रश्न पूछने वाला शब्द मौजूद होता है ना। जैसे कि क्या रोहन कल स्कूल गया, तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ गया ना, तो वो क्या हो गया, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जो WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो अंग्रेजी के वाक्यों में क्या होता है कि जो WH वर्ड जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब अंग्रेजी वाक्य के शुरू में आ जाएंगे, वो WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। और हिंदी वाक्य का अगर आप बात करो, तो हिंदी वाक्य में जो प्रश्न पूछने वाले शब्द है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, है ना, ये सब हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर आते हैं, तो WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। तो हम स्ट्रक्चर समझते हैं इनका कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए, है ना। तो अगर इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, कोई भी सब्जेक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, आई हो, क्योंकि सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होनी है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी होता है लिख दोगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में इंट्रोगेशन का साइन प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है ना। और अगर वो WH वर्ड का स्ट्रक्चर है, तो अगर आप WH वर्ड्स लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करोगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, बिना सोचे, कोई मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, आप ध्यान समझो। डिड हेल्पिंग वर्ब है ना, आपको सबको पता है कि मैंने कीवर्ड में बताया हुआ है कि अगर सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ और किस सेंटेंस में यूज होता है, भैया कमेंट में जरूर बताना, कि मैं भी शुरू में बताया हुआ है, कमेंट में लिखो कि किस किस सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप सबको पता है अगर सेंटेंस में डी कहीं पे भी आ गया है ना, उसके बाद जब भी वर्ब इस्तेमाल होगी अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी। की पॉइंट मैंने पहले ही बताया हुआ है, ध्यान देना, सब कुछ नोट्स बना के चलना है ना। ये स्ट्रक्चर अभी नोट कर लो, क्योंकि आगे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपके स्ट्रक्चर ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। तो स्ट्रक्चर लिख लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हो, है ना। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, है ना। ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे क्या मैंने कल उसको नहीं मारा, है ना, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया, है ना। तो ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी यस नो टाइप के हो सकते हैं, WH वर्ड्स के भी हो सकते हैं। ध्यान देना, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप यस नो टाइप हो या WH वर्ड टाइप हो, है ना, अगर आप उसका इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हो तो स्ट्रक्चर यही वाला रखना, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यही वाला, है ना। पर जानते हो जो उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जो नेगेटिव के लिए क्या आएगा, नॉट, वो नॉट बस ध्यान देना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख लेना, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, मान लेते हैं कोई यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान देना, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या करोगे, मैंने बताया कि आपको यही इंट्रोगेटिव वाला यस नो स्ट्रक्चर ही यूज करना है। आपको डिड लिखना है पहले, फिर सब्जेक्ट लिखना है। बस एक बात ध्यान देना, उसके तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है ना, तुरंत बाद उसके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है यस नो टाइप में, तो तुरंत मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी कि यहाँ पे पहले आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी है लिख दोगे, है ना। आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान देना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर सेम यही यस नो टाइप या WH वर्ड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका ही स्ट्रक्चर होगा। बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो ध्यान देना एक ही ट्रिक है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करना, बाकी जो ऊपर के दो स्ट्रक्चर है सेम फॉलो करना, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप कर पाओगे, है ना। तो एग्जांपल नंबर 3 आप देखो, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक हिंदी का वाक्य शो हो रहा होगा कि क्या तुम उससे कल मिले, क्या तुम कल उससे मिले, है ना। तो ध्यान, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, किसके मिलने की बात हो रही है, यू के मिलने की बात हो रही है, तुम के मिलने की बात हो रही है ना। सबसे पहले आप ध्यान दिया करो, कोई भी हिंदी का वाक्य उठाओ, आप पहले सब्जेक्ट और वर्ब को पहचान लो, है ना। सबसे पहला काम यही किया करो। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम, यू, है ना, और वर्ब क्या है, मिलना, मीट, है ना। अब बस स्ट्रक्चर फॉलो करो और सेंटेंस बना डालो, है ना। तो बताओ क्या तुम कल उससे मिले, ये एसनो टाइप क्वेश्चन है ना, मैंने बताया था ट्रिक, हिंदी वाक्य शुरू में क्या, यहाँ पे क्या आया ही हुआ है ना। तो ये एसनो टाइप का क्वेश्चन है और इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करोगे। आप स्ट्रक्चर देख लो, मैंने बोला था कि नोट कर लेना, है ना, नोट नहीं किया तो पीछे जाओ, नोट करके फिर एग्जांपल के पास आओ, है ना। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल कर लो, कोई भी सब्जेक्ट फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा हूं मैं, अपने मन से कुछ भी नहीं। उसके बाद आप यू लिख लो,
है ना। उसके बाद डिड आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो मीट का मीट ही होगा, मेट मत कर देना, है ना, मीट ही होगा, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। उसके बाद डिड यू मीट हर, उससे मिलने की बात हो रही है, तो हो सकता है मैं लड़की की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो हर का इस्तेमाल किया, है ना। अगर लड़की की बात होता तो मैं यहाँ पे हिम का इस्तेमाल कर लेता, है ना। तो डिड यू मीट हर यस्टरडे, तो मैंने हर का इस्तेमाल किया, क्या तुम उससे मिले थे, कल की बात है, तो यस्टरडे बीता हुआ कल लिखा था, याद रखना, यानी कि टुमारो यूज कर ले। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भैया, आपने डिड का इस्तेमाल किया, और डिड किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बीते हुए कल की बात करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। पास्ट का मतलब ही होता है कि पिछला टाइम, है ना, बीते हुए समय की बात होती है ना। तो आप यस्टरडे यूज करोगे ना कि टुमारो, क्योंकि टुमारो आने वाले कल की बात होता है, यस्टरडे जो कल बीत चुका होता है उस कल की बात हो रही है, यहाँ पे यस्टरडे यूज होगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं ना। यहाँ पे जो हिंदी का वाक्य है, उसने अपना काम पूरा कब किया, ये जो प्रश्न पूछने वाला शब्द कब है वाक्य के बीच में कहीं पे आ रहा है, तो मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंस WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो आप व्हेन का इस्तेमाल पहले करोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही यही है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डीडी लगानी है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट क्या है उसका, सब्जेक्ट लिखना ही लिख दिया, है ना। उसके बाद पूरा करना, वर्ब है, यहाँ पे वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म, क्यों, डीड का यूज हो चुका है। उसके बाद मेन वर्ब चाहे जहां पे भी आए फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। उसके बाद अपना काम, तो ही के हिसाब से हमने हिज का इस्तेमाल किया, सी रहा होता तो हर का इस्तेमाल करते, अगर सब्जेक्ट यू रहा होता तो योर का इस्तेमाल कर लेते अपना के लिए, है ना। तो यहाँ पे ही के हिसाब से हम अपने के लिए हिज का इस्तेमाल करेंगे, हिज वर्क, है ना। उसने अपना काम पूरा कब किया, व्हेन डिड ही कंप्लीट हिज वर्क, ये सेंटेंस होगा। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है ये दरअसल, क्योंकि देखो आपको दिख ही रहा होगा कि इस वाक्य में नॉट का इस्तेमाल हुआ है ना। हिंदी का वाक्य आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि तुम समय पर क्यों नहीं आए, तुम समय पर क्यों नहीं आए, ये हिंदी का वाक्य है ना। पास्ट की बात है भाई, उसके आने का काम हो चुका है, उसे पूछा जा रहा है कि तुम समय पर क्यों नहीं आए। तो अब यहाँ पे क्यों जो है सेंटेंस के बीच में हिंदी वाक्य की, तो WH वर्ड हुआ, तो हम WH वर्ड का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बस ना आने की बात पूछी जा रही है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो जो WH वर्ड होगा हम पहले लिखेंगे वाई, सेम स्ट्रक्चर वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड वाला सेम रहेगा, वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या, किसकी आने की बात है, यू की, तुम की, तो लिख लिया। मैंने बताया हुआ है, अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ोगे, कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तो हमने यू के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लिया, फिर उसके बाद वर्ब भी लिखनी है, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर वही वाला सेम फॉलो होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी ही थी, ठीक है। बट यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट का इस्तेमाल करोगे, फिर वही आप सेम स्ट्रक्चर कंटिन्यू करोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद समय पर आने के लिए फ्रेज ऑन टाइम का यूज करते हैं ना, कम ऑन टाइम, और ध्यान देना कम फर्स्ट फॉर्म में, ये नहीं कि थर्ड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि वर्ब मेन वर्ब आना जो है वो कहीं पे भी आए, कोई भी मेन वर्ब हो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, है ना। अब उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप वहां पे जाइए, अपने प्रश्न पूछिए, आपके जवाब आपको रेडी मिलेंगे। मैं हमेशा यूट्यूब पे एक्टिव, सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि सिर्फ अपने भले से कुछ नहीं चलेगा, दुनिया का भला होना चाहिए, सबको सीखने को मिले, सभी लोग आगे बढ़े, सभी के अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आए, मैं ऐसे ही कामना करता हूं। तो चलिए अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में एक नई टेंस के टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए राधे राधे।